तो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, जैसे कल मैं आपको डिफिनेशन लिखाई दिया था, उसी को मैं रिपीट कर देता हूँ। कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में इसका क्या डेफिनेशन है? आर द फोर्सेस whose work does not depend on the path taken by the object in moving from one point to another point. जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था उसी को रिपीट करता हूँ। ए और बी अगर दो पॉइंट हैं, इसके अक्रॉस अगर बॉडी को हम मूव कराते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं विथ एनी फोर्स एफ, तो ए से बी तक आप किसी भी डायरेक्शन में इसको लेके जाओ, वर्क डन विल बी सेम। किसी भी पाथ से आप इसको लेके जाएंगे तो इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, तो वर्क डन सारे पाथ्स के लिए इक्वल होता है। यानी वर्क डन ए टू बी इज सेम फॉर ऑल पाथ। ये मैंने आपको कल भी बता दिया था, उसी का रिपीटेशन है। क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स में पहले भी देख चुके थे, ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो इसका पोजीशन होगा इनिशियल और फाइनल, उस पी पे डिपेंड करता है वर्क डन। बीच में क्या हो रहा है इससे उसको कोई मतलब नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। तो अगर हम ये करें कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को ए से बी तक लेके जाए और फिर वापस बी से ए तक लेके आए, तो ये क्लोज पाथ हो गया। तो वर्क डन इन क्लोज पाथ इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा? ऑलवेज जीरो। यानी वर्क डन अगर हम लूप की बात करें तो जो वर्क डन होगा एफ डॉट डी एस, टोटल वर्क डन, ये सिंबल है लूप के लिए। अगर मैं सर्कल बना देता हूँ ऑन द इंटीग्रेशन सिंबल पे, दिस विल बी ऑलवेज इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। इसके अलावा मैंने एग्जांपल बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स, जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। हाँ सर। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो कंजर्वेटिव नहीं है वो किस कैटेगरी में जाएगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कैटेगरी में जाएगा। और डेफिनेशन भी जस्ट उल्टा है। आर दोज फोर्सेस whose work depends on the path taken by the body। यानी ये पाथ पे डिपेंड करेगा। तो वर्क डन बाय सच फोर्सेस यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा अगर हम वर्क डन निकालते हैं इन अ क्लोज्ड लूप, दैट मे नॉट बी ऑलवेज जीरो। यानी हम बॉटम लाइन लिख सकते हैं, वर्क डन इन अ लूप इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी इसको अगर आप इंटीग्रेशन फॉर्म में भी लिखोगे तो एफ और डी एस ओवर द क्लोज लूप इज नॉट इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और एग्जांपल हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, स्टैटिक फ्रिक्शन प्लस एयर रेजिस्टेंस। हाँ सर। और एक डिस्कस किया था वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस बाय, हमें लिख सकते हैं और ह्यूमन काइंड और एनिमल, कुछ भी जो लिविंग थिंग है। तो ये तीन है हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस थे इसमें। इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आए थे, अगर कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर आप एक ब्लॉक को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लिफ्ट करो, यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी इसका पी ए होगा तो यहाँ पी बी होगा। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता है, बी को उठा करके मैं सी पे लेके आया, तो मैंने क्या किया, इसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया। पहले हाइट था एच, अब हाइट हो गया h1। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे हैं, जो वर्क डन हमको करना पड़ रहा है इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स,
यहीं से हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंफर्मेशन। ये ओनली होता है इन केस हाँ ऑफ सर। कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो एनर्जी ऑफ द कंफर्मेशन होगा फर्स्ट केस ए एंड बी के बीच में और फाइनल ए और सी के बीच में, तो ये जो चेंज इन एनर्जी होगा ये कैसे निकलेगा? चेंज इन एनर्जी है ओनली बिकॉज ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे इसके पास अगर एनर्जी 5 जूल था, अब इसके पास एनर्जी 10 जूल हो गया, तो 5 जूल कैसे बढ़ गया? ये कंजर्वेटिव फोर्स इसके ऊपर वर्क करेगा और वो वर्क कन्वर्ट हो गया इसका किस फॉर्म में? एनर्जी स्टोर हो गया इसके पास। तो एनर्जी ऑफ configuration whose change gives us the work done by the conservative force. इस केस में this energy of configuration is called potential energy. पोटेंशियल एनर्जी। और work done by conservative force is equal to, मैंने कल बताया था, change in potential energy. Negative of change of potential energy. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। Always इसकी हमको याद रखना है। और ये भी मैंने कल बता दिया था कि पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट हैव एनी एब्सोल्यूट वैल्यू। यस सर। अब किसी भी कन्फिगरेशन को अगर हमको एब्सोल्यूट वैल्यू बताना है तो हमें पहले एज्यूम करना पड़ेगा एक रेफरेंस, जिसको हम एज्यूम करेंगे कि वो जीरो पोटेंशियल है, और उसके रेस्पेक्ट में और सारी चीजों को कैलकुलेट करें। तो कोई भी प्रॉब्लम में अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल यूज करके बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें सबसे पहले एक डेटम लाइन फिक्स करना पड़ेगा। वो आप इंडिपेंडेंट हो, किसी को भी एज्यूम कर सकते हो। कोई भी लेवल को आप मान लो जीरो पोटेंशियल है, उसके रेस्पेक्ट में बाकी सबका निकाल। अगर ऊपर होगा उसके तो एनर्जी पॉजिटिव होगा, अगर उसके नीचे होगा तो एनर्जी नेगेटिव होगा। बस इतना ही फर्क पड़ेगा। लेकिन हमको हमेशा एक रेफरेंस कन्फिगरेशन को, जिसको हम डेटम लाइन बोलेंगे, रेफरेंस लाइन बोलेंगे, उसको हम एज्यूम करेंगे कि जीरो पोटेंशियल पे, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कल मैंने बताया था अगर ऑब्जेक्ट अर्थ पे है, मास m है, उसको अगर h हाइट ऊपर लिफ्ट करते हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा -mgh। हाँ सर। ये अगर सरफेस है, ये मास m है, इसको अगर मैं लिफ्ट करके इस पॉइंट पे लाता हूँ से, एंड दिस हाइट इज h, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू हो जाएगा mg, नीचे लग रहा है माइनस mgh। mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, इसलिए हो गया m माइनस mgh। हाँ सर। अब अगर इसको देखें हम निकालें, अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है इस केस में, आपको पता है mgh है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स हमने इसको माना है जीरो, तब निकाला है हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। इसके रेस्पेक्ट में ये mgh है, तो ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और ये है वर्क डन बाय ग्रेविटी, यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अभी दोनों में क्या रिलेशन है? फोर्स। तो यहाँ से हमको मिल जाता है वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये हम लोगों ने कल कर लिया था। इसके अलावा हम लोगों ने किया हाँ था इन केस ऑफ स्प्रिंग फोर्स, अगर स्प्रिंग के साथ अगर ब्लॉक अटैच्ड है तो ब्लॉक एंड स्प्रिंग, ये हमारा स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक इज ऑन द टेबल, फ्रिक्शनलेस सरफेस एज्यूम करेंगे फिलहाल। अब अगर स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो जब ये स्प्रिंग रिलैक्स स्टेट में है यानी नेचुरल लेंथ पे है, व्हेन स्प्रिंग इज एट नेचुरल लेंथ, मीन्स ना उसमें कंप्रेशन है ना उसमें एक्सटेंशन है, नेचुरल लेंथ पे है, तो इस स्टेट पर जो उसका पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम एज्यूम करते हैं जीरो। हाँ सर। ग्रेविटी के केस में अर्थ के सरफेस को हम लोग एज्यूम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इन केस ऑफ स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब यहां से अगर इसको हम एक्सटेंड करते हैं एक्स डिस्टेंस,
तो इसका इनिशियल स्टेट xi इज इक्वल टू 0, कोई एक्सटेंशन कंप्रेशन नहीं है, नेचुरल लेंथ पे है तो एक्सटेंशन 0 है, और फाइनल पोजीशन इसका है xf इज इक्वल टू X. x। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, Minus half हाफ के K फाइनल Except का स्क्वायर। square minus initial का। ठीक है, अब यहाँ पे xi हाँ हमारा सर। 0 है, xf हमारा x के बराबर है, तो ये हमारा आ गया था माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। हाँ ये था सर। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो अगर हम निकालें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, इस इनिशियल स्टेट में 0 है, फाइनल स्टेट में कितना है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इस केस में हो जाएगा नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, हाँ सर। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और ये है माइनस हाफ, हो जाएगा प्लस हाफ के प्लस। स्क्वायर। और क्योंकि मैंने ये नेचुरल लेंथ से एक्सटेंड किया है, तो फाइनल माइनस इनिशियल यूएफ माइनस यूआई, ये बराबर होगा ओनली यूएफ के, और ये बराबर हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। यानी इसका जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। क्या तक हम लोगों ने कल कवर कर लिया था। हाँ सर। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से अगर हमारे पास कोई बॉडी है या सिस्टम है, उसके ऊपर अगर ओनली कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोई उसके ऊपर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा, मतलब फ्रिक्शन नहीं एक्ट कर रहा, एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, तब क्या होगा, तो यहाँ से इस केस स्टडी करेंगे 1, ओनली कंजर्वेटिव forces are acting on a body or system. अगर ऐसा सिचुएशन है, तब अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं ऑन द बॉडी और सिस्टम, देन फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम on the body or system क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, केवल यही फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, यानी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय टोटल यानी ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू, केवल कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और अभी अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दोनों को एक साइड कर लेते हैं, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू 0। अगर डेल्टा को हम बाहर निकालें तो हो जाएगा यू प्लस के चेंज इन पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। मींस चेंज अगर 0 है, इसका मतलब क्या होता है, यू प्लस के इज इक्वल टू कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं हो रहा किसी क्वांटिटी में, इसका मतलब क्या, वो कांस्टेंट होगा, यानी के प्लस यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। के यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और पी यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इस दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं हम लोग, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एट एनी पॉइंट। तो मैकेनिकल एनर्जी आपका कांस्टेंट होगा, कब होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग। तो एक बॉटम लाइन आप कॉपी करो, इफ only conservative forces are acting on a body or system, total mechanical energy, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से, टोटल मैकेनिकल एनर्जी E इज इक्वल टू
potential energy plus kinetic energy remains constant. रिपीट करता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इसको अप्लाई करने में बहुत ही सावधानी की जरूरत है। जब क्वेश्चंस करेंगे तो बताऊंगा मैं, फिलहाल के लिए स्टेटमेंट को ध्यान से सेट कर लो अपने माइंड में। इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी और अ सिस्टम, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैपिटल E इज इक्वल टू U प्लस K रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब हम क्या, अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब है किसी दो पॉइंट के बीच में ये ऑलवेज कांस्टेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो रहा होगा और जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रहा होगा इसका सम, ये मैकेनिकल एनर्जी हो गया। एनी टाइम आफ्टर टाइम t अगर उसका मैकेनिकल एनर्जी है UF और काइनेटिक एनर्जी है KF, इस दोनों का सम यानी मैकेनिकल एनर्जी एट दैट इंस्टेंट ये हमेशा इक्वल होगा। किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करो तो वो हर एक पॉइंट पे बराबर होगा। यानी एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए। ये मान लो अर्थ सरफेस है और एक बॉल यहाँ पे रखा है, इसका मास है m। अब इसको अगर आप ऊपर थ्रो करते से u वेलोसिटी से आपने थ्रो किया, ये मैक्सिमम हाइट तक आया h, फिर इसकी v इज इक्वल टू 0 हो जाए। इसके ऊपर बॉल के ऊपर क्या फोर्स एक्ट कर रहा है, ओनली ग्रेविटी। एयर रेजिस्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ओनली ग्रेविटी फोर्स इसके ऊपर लग रहा है जो कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी इस बॉडी पे ओनली कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि एट ईच इंस्टेंट कोई भी पॉइंट आप कंसिडर करो, इसके पाथ पे A हो, B हो, C हो और ये फाइनल पॉइंट हो या इनिशियल पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर आप मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करो तो कहीं भी आप उसको इक्वेट कर सकते हो। हाँ सर। यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी अगर हम डाटा माने P इज इक्वल टू 0 है, काइनेटिक एनर्जी इसके पास कितना है, हाफ mu स्क्वायर। हाफ mu स्क्वायर। एनी पॉइंट A पे अगर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा PE और काइनेटिक एनर्जी होगा, अगर स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा, तो ये इसके पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा E, और यहाँ पे है E इनिशियल हाफ mu स्क्वायर। फाइनल पोजीशन पे जाएंगे, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा PE से फाइनल और K 0 है, तो ये सब इक्वल होगा। हाँ सर। ये सारे पॉइंट्स पे टोटल एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी है ये हमेशा कांस्टेंट है। तो आगे के क्वेश्चंस में अगर हम लोग एनर्जी सिस्टम से बनाना चाहें तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अगर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिव, इसको आप फोर्स मेथड से बना चुके हो, बहुत बार बना सकते हो ऑलवेज, पर अगर एनर्जी मेथड यूज करेंगे तो हमेशा ध्यान देना है कि क्या केवल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर स्प्रिंग के साथ ऐसा होगा तो वहां भी स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, वहां भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। हाँ सर। अगला एग्जांपल लेते हैं, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन इसका से हमारे पास सीलिंग है और यहाँ से एक स्प्रिंग है जो अभी नेचुरल लेंथ पे, इससे ब्लॉक अटैच्ड है एंड मास ऑफ द ब्लॉक इज स्मॉल एन, और ये अभी रेस्ट में है, मतलब मैंने इसको हाथ से सपोर्ट करके रखा हुआ है एट नेचुरल लेंथ L0, स्प्रिंग कांस्टेंट इज K। अब इसको स्लोली रिलीज करते हैं, स्लोली मींस नो एक्सेलरेशन, आप धीरे धीरे हाथ को नीचे ला रहे हैं। क्या होगा, ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा और स्प्रिंग का एक्सटेंशन बढ़ता जाएगा। हाँ सर। एक इंस्टेंट आएगा जब आप हाथ हटा भी लोगे तो ब्लॉक अपने स्थान पे आके स्टेबल हो जाएगा, रेस्ट में रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। से दैट इंस्टेंट इज, जो मैं अभी प्लॉट करने जा रहा हूँ, ये यहाँ पे रेस्ट में आके रुके। अब मैंने सपोर्ट हटा लिया है और इसमें एक्सटेंशन मान लो हो गया है, ये इसका नेचुरल लेंथ था, तो
यहाँ से दिस डिस्टेंस एक्सटेंशन वाई स्प्रिंग में दिस वैल्यू इज एक्स और ये नेचुरल लेंथ का एल। अब फाइनली ये भी रेस्ट में है। तो इस केस में ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? एक लग रहा है ग्रेविटी m/g और एक फोर्स लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, जो फाइनल स्टेट में अगर देखें तो k/x, और नीचे फोर्स लग रहा है ग्रेविटी और ये रेस्ट में है mg। तो यहाँ पे केवल दोनों फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स भी और ग्रेविटी फोर्स। तो हम इसको एनर्जी मेथड से इवेल्युएट कर सकते हैं कि एक्स का वैल्यू कितना होगा। फोर्स मेथड से हम लोगों ने निकाल रखा है इसको, अब इसको एनर्जी मेथड का अप्लाई करके देखना है इसको कैसे निकाल सकते हैं कि एक्स कितना होगा। तो एनर्जी मेथड में सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम रेफरेंस लेवल चूज करें, जहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे 0। तो अगर हम इस केस में इस लेवल को हम रेफरेंस लेवल मानते हैं, यानी रेफरेंस लेवल करने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैंने यहाँ पे 0 एज्यूम कर लिया ऊपर वाले लेवल को, जो फर्स्ट केस में था जो नेचुरल लेंथ पे। तो इस केस में फर्स्ट केस में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है? PEI इनिशियल इज इक्वल टू 0। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी 0 है क्योंकि रेस्ट में था। फाइनल पोजीशन पे अब आ जाते हैं। फाइनल पोजीशन यहाँ पे है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है कुछ, मान लेते हैं UF है, और रेस्ट में ऐसे काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी इसका 0 है क्योंकि रेस्ट में। क्योंकि दोनों कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, COME, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसका अप्लाई कर रहे हैं किस किस पॉइंट पे से, इसको पॉइंट डिफाइन कर देते हैं, ए है और ये हमारा बी, बिटवीन ए एंड बी, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे अप्लाई करें। तो क्या डिफिनेशन के हिसाब से हमको क्या मिलता है? UI प्लस KI इज इक्वल टू UF प्लस KF। UI हमारा 0 है, KI हमारा 0 है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी UF प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 है। हाँ सर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मुझे यहाँ पे चाहिए इस ब्लॉक का। दो तरह के दो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं, एक स्प्रिंग और एक ग्रेविटी। तो दो पोटेंशियल एनर्जी भी होगा फॉर ईच फोर्सेस। ग्रेविटी के लिए अपना पोटेंशियल एनर्जी होगा, स्प्रिंग के लिए अपना होगा। तो हमको अब निकालना पड़ेगा, UF क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ स्प्रिंग फोर्स प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी कितना होगा? UG कितना होगा? आपका ये रेफरेंस लेवल है, आप इसके नीचे मूव कर रहे हो, और पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ सर। तो हम निकालेंगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यानी वर्क डन बाय ग्रेविटी, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ WG वर्क डन बाय ग्रेविटी। कितना होगा इस केस में? फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और मूवमेंट भी नीचे की तरफ है, ये हो जाएगा mg इंटू एक्स। ठीक है। हाँ सर। अब निकालते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ स्प्रिंग फोर्स। नेचुरल लेंथ पे था जिसको मैंने रेफरेंस माना था, तो यहाँ भी इसके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब फाइनल इसमें एक्सटेंशन कितना हुआ है? x के बराबर। तो क्या हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज माइनस हाफ kx²। अभी निकाला था हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा हाफ kx²।
दोनों पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास आ गया। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं। लेफ्ट हैंड साइड मेरा 0 है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 0 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ स्प्रिंग हो गया हाफ पे एक्स स्क्वायर, एंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी है माइनस एम जी एक्स। ये इक्वेशन आ रहा है। हाँ सर। यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। एक x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 2mg। 2mg/k। ये हम लोग पहले भी निकाले थे, आपको याद हो। हाँ सर। सेम रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया। सबसे इंपॉर्टेंट है रेफरेंस लेवल डिसाइड करो। फाइनल पोजीशन देखो, इनिशियल पोजीशन पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमको इक्वेट करना है, क्योंकि हमको इसी दोनों पॉइंट के बीच में डिस्कशन करना है। जबकि हर एक पॉइंट पे ये सेम होगा, मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगा, लेकिन हमको इसी 2 पॉइंट पे करना है क्योंकि मुझे एक्स निकालना था। इससे मैंने ए और बी के क्रॉस इसको अप्लाई किया। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल, यानी ए पर जितना होगा बी पर सेम होगा। कैसे निकालेंगे वो इंपॉर्टेंट है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमको चाहिए जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। 2 फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग और ग्रेविटी, दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्टली आप ऐड कर दोगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं हो रहा है? नो सर। ओके, इतना कॉन्सेप्ट के बाद आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर लिख लो। ऐसी वर्मा, क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 28, 41 से 48, 50 एंड 51। एरोडो आपको नहीं करना है तो आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। खाली आप ऐसी वर्मा तक ही करो। हाँ सर। 19, 20, 21, 28, 41 से 48, 50 एंड 51, ये सारे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसको ट्राई करो, तो अच्छा क्वेश्चन है। स्प्रिंग से रिलेटेड मिलेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन को हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर आप किसी बॉल को थ्रो करते हो तो कौन सा फोर्स लग रहा है? केवल ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स क्या कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड फाइनल जहाँ पे अगर ग्राउंड पे हिट कर रहा है वहां तक हम कहीं भी अगर मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे तो इक्वेट कर सकते हैं। तो आप वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करके। वहां पे आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट से आप बच जाओगे, शॉर्टकट से आप निकाल सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई करो, फिर मैं उस पर डिस्कशन करूंगा। इस पर अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो। ओके सर। अब जाएंगे केस 2। केस 1 जब किसी सिस्टम पे या बॉडी पे केवल कंजर्वेटिव फोर्स लगा। केस 2 अगर कंजर्वेटिव फोर्स के साथ साथ अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी लग रहा है तब क्या हो? इतना तो बिल्कुल क्लियर है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप नहीं लगा सकते अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग गया तो। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव forces are acting on a body or system. हम अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, तो क्या होगा? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन is बाय equals ऑल to द change in फोर्सेस kinetic चेंज इन energy. काइनेटिक।
अब कितने सारे फोर्सेस हैं? दो फोर्सेस हैं, एक कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये हमको काइनेटिक वर्क एनर्जी. थ्योरम से मिल गया. और हमको मालूम है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव. और जो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इससे फ्रिक्शन है. फ्रिक्शन से अगर आप वर्क करते हो तो मैंने आपको क्या बताया था, सारा का सारा एनर्जी क्या होता है, हीट में डेसिपेट हो जाता है. यानी क्या होता है, चेंज इन थर्मल एनर्जी, ये रिस्पॉन्सिबल है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ये कंजर्वेटिव फोर्स हमको क्या दिया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सिमिलरली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमको क्या देता है, चेंज इन थर्मल एनर्जी, क्योंकि ये हीट क्रिएट करता है. हीट में ये एनर्जी डेसिपेट होता है. जैसे आप किसी ब्लॉक को लो और सरफेस पे v वेलोसिटी से थ्रो कर दो, फाइनली क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा. तो सारा का सारा हाँ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी यूज कर लिया, गया किधर, हीट जनरेट कर दिया उसने. तो क्या हो गया, चेंज इन बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, चेंज इन थर्मल एनर्जी. तो ये आपका हो गया डायरेक्टली वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन थर्मल एनर्जी. सर साउंड एनर्जी में भी तो हो सकता है. साउंड एनर्जी में भी होगा, और उसका परसेंटेज बहुत ही कम है. तो हम लोग रफली इसको बोलेंगे चेंज इन थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होता है. तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, माइनस डेल्टा यू, और चेंज इन थर्मल एनर्जी ये हमारा हो जाएगा, इसको आप डिनोट करोगे माइनस डेल्टा एच. थर्मल एनर्जी के लिए डेल्टा एच लिखेंगे. तो यहाँ से हमको मिल गया माइनस डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. हम इस दोनों को एक साथ लेके जा रहे हैं, राइट साइड कर लेते हैं. तो माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के. और ये दोनों मिला के क्या होता है, सर मैकेनिकल एनर्जी. तो यहाँ से आपको मैकेनिकल एनर्जी आ गया. और ये क्या है, चेंज हाँ इन सर. थर्मल एनर्जी. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा कॉमन ले लेंगे, U प्लस के. यू प्लस के हमारा है मैकेनिकल एनर्जी, तो इसको लिखेंगे कैपिटल ई. तो माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. दोनों को एक साथ लेते हैं, एक साइड कर लेते हैं, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एच. एक साथ दोनों करेंगे और डेल्टा आप कॉमन अगर ले लो तो क्या मिलेगा आपको, मैकेनिकल एनर्जी प्लस हीट एनर्जी इज इक्वल टू 0. मीन्स फिर यहाँ पे देखो, ये जो ब्रैकेट वाला टर्म क्या होना चाहिए, कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब वो कांस्टेंट रहेगा. कांस्टेंट. H प्लस E इज इक्वल टू कांस्टेंट. E क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, H क्या है, थर्मल एनर्जी. चेंज इन थर्मल एनर्जी. तो हम लिख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी प्लस थर्मल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट. और इस दोनों को मिला के बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी प्लस थर्मल एनर्जी, ये दोनों मिला के होता है टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी और सिस्टम. तो ये हो गया टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट. यानी अगर किसी बॉडी पे कंजर्वेटिव एज वेल एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, तो उसका टोटल एनर्जी जो है, यानी मैकेनिकल एनर्जी एज वेल एज थर्मल एनर्जी, इसका सम जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा. हाँ सर. तो ये हमारा केस 2 हो गया. कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव के केस में क्या कांस्टेंट रहेगा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा. केस 3, सब पे हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे. केस 3, कंजर्वेटिव फोर्स भी लग रहा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी लग रहा है, प्लस
अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव एंड एक्सटर्नल सर फोर्स। ऐसा हो सकता है क्या कि सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है? डिपेंड करेगा आप किस फ्रेम में हो, कहाँ हो। अगर आप अर्थ के ऊपर होगे तब तो हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा ही लगेगा। हाँ सर। और सारा मोस्टली जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग कहाँ करते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो कंजर्वेटिव फोर्स तो लगना ही लगना है। सर कोई एग्जांपल जिसमें नहीं लगता है? कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लगता है, इसका एग्जांपल सरफेस पर तो नहीं हो सकता है। अगर हम ऐसे स्पेस में जाए जहाँ पर कोई एट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, अगर उस हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर जगह लगेगा। आप मून पे भी जाओगे तो वहां पे ग्रेविटेशनल पुल लगेगा। हाँ सर। तो इसके बिना तो पॉसिबल नहीं है कि केवल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही लगे, ये तो फिजिबल नहीं है। केवल कंजर्वेटिव ओके सर। लग सकता है, केवल नॉन कंजर्वेटिव का तो ऑप्शन अभी तक नहीं समझ आ रहा है मुझे भी। तो क्या आप जहां भी जाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। हाँ सर। अब इस दोनों के अलावा अगर एक्सटर्नल फोर्स भी उसके ऊपर लगाते हैं ऑब्जेक्ट पे, तब अगर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करें, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो आपने लगाया, प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और हमें मालूम है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो गया माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया माइनस चेंज इन थर्मल एनर्जी। दिस इज इक्वल टू डेल्टा के। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और एजेंट इज इक्वल टू, सबको राइट साइड लेके जाओ, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के प्लस डेल्टा एच। डेल्टा कॉमन ले लेते हैं, मैकेनिकल एनर्जी प्लस डेल्टा एच। डेल्टा को अगर कॉमन ले तो क्या होगा, चेंज इन मैकेनिकल प्लस थर्मल, और ये क्या होता है, टोटल एनर्जी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आप निकालते हो चेंज इन टोटल एनर्जी, अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो तो वो होगा ओनली बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। एक्सटर्नल फोर्स। तो इस हिसाब से हम लोग इस इक्वेशन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर कितना वर्क कर रहा है। इसके लिए हमको चेंज इन टोटल एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो ये तीनों केस हम लोगों ने डिस्कस किया, केवल कंजर्वेटिव लगे, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव भी लगे और एक्सटर्नल भी लगे, तीनों केस। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर हमको निकालना होगा तो चेंज इन टोटल एनर्जी हमको चाहिए होगा, क्योंकि मैकेनिकल का चेंज भी चाहिए हमको प्लस थर्मल का भी चेंज चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एनर्जी मेथड्स, फोर्स मेथड तो आपको पता ही है, फोर्स से हम लोग निकाल सकते हैं वर्क डन बाय फोर्स, एफ हाँ डॉट सर। डी एस से इंटीग्रेट करके आप निकालो। अगर वी एफ वेरिएबल है तो वो सिस्टम आपको पता था। अभी एनर्जी के लिए ये टोटल हम लोगों ने एनालाइज किया। यहाँ तक ऑल क्लियर है? यस सर। इससे आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दिया हम लोगों ने। क्या रिलेशन है पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में? यानी अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है तो क्या आप उसे फोर्स निकाल सकते हो? उस तरह के बेस्ट क्वेश्चंस को हम लोग इस थ्योरी में कवर करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी।
तो सबसे पहले इसमें डिस्कस करते हैं, दो पार्ट में इसको करेंगे हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी इन 1D, 1 डायमेंशनल के केस में, और इन केस ऑफ 3D, 3 डायमेंशनल IJK, तीनों कंपोनेंट के फॉर्म में अगर होगा तो हम कैसे निकालेंगे फोर्स को। तो हाँ पहला सर। है फॉर कंजर्वेटिव फोर्स इन 1 डायमेंशन। तो मैं इंक फिलअप कर लेता हूँ। यस सर। हाँ सर। हाँ देखो, तो वही पूछ रहे ना कि केवल बिना कंजर्वेटिव फोर्स वाला अगर हम लोग एक ऐसा स्पेस क्रिएट करें जो वर्चुअली हम लोग क्या एक्चुअल में क्रिएट करते हैं, एस्ट्रोनॉट्स की जो ट्रेनिंग होता है उसमें वो यस लोग सर। आउट ऑफ स्पेस ग्रेविटी के बाहर जाके काम करते हैं, तो उनके लिए एक चैम्बर क्रिएट किया जाता है जहाँ पे जी का वैल्यू 0 होता है। ग्रेविटी फ्री स्पेस वो लोग क्रिएट करते हैं जहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप कैसे मूव करोगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है। तो वो जो हाँ स्पेस सर। क्रिएट करते हैं वहां पे कोई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है क्योंकि जी आपका 0 है। तो यस वहां पे सर। आप बोल सकते हो, वहां पे अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको ग्रेविटी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं मिलेगी। फिर वहां पे अगर आप सर नॉन कंजर्व, टोटली 0 हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेविटी फ्री स्पेस क्रिएट करते हैं, उनकी सर ट्रेनिंग। बट फिर जब एस्ट्रोनॉट लोग जाता है स्पेस में तो उस समय तो सर कुछ ना कुछ जी तो एक्ट करता ही होगा कोई भी हेवनली बॉडी से। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो इतना फार है कि वहां पे उसका इफेक्ट बहुत कम है। जैसे अर्थ पे आप जैसे जैसे ऊपर उठते जाते हो जी का वैल्यू कम होता जाता है, तो ग्रेविटी हाँ पुल सर। आपका कम होता जाता है। आप इतने दूर चले गए कि ग्रेविटी का वैल्यू काफी कम हो जाता है। तो वहां पे अगर आप पेन को हवा में छोड़ देते हो तो वहीं रुक जाता है। आप देखे होगे मूवी वगैरह में भी, जितने भी वो यस सर। एस्ट्रोनॉट्स का मूवी बनता है, तो उसमें वो लोग कोई भी चीज अगर छोड़ देगा तो वहीं रुक जाता है, क्योंकि वो नीचे फॉल ही नहीं करेगा, क्योंकि अब ग्रेविटी पुल नहीं है कि उसको नीचे खींच सके। तो वो उस स्पेस में अगर आप हाँ एक्सपेरिमेंट सर। करते हो तो वो आपको कंजर्वेटिव फोर्स हम 0 लेंगे, क्योंकि और जी तो है नहीं। हाँ सर। ओके, तो सर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज डेल्टा के ई। हाँ वहाँ तो 0 होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा ही नहीं वहाँ पे। हाँ सर। तो वहाँ पे केवल काइनेटिक एनर्जी काम करेगी, मैकेनिकल एनर्जी में 1% तो 0 ठीक होगी। है। तो हाँ सर। रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी में सबसे पहला है फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। फॉर कंजर्वेटिव फोर्स इन 1 डायमेंशन, इस केस में केवल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, वर्क डन, डेल्टा वर्क डन अगर होता है डेल्टा डब्ल्यू, इसके बराबर होगा माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्मॉल वर्क डेल्टा डब्ल्यू। अगर इसको हाँ डिफरेंशियल सर। फॉर्म में हम लिखें फॉर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, आपको पता है वर्क डन चेंज इन वर्क डन जो भी होगा वो चेंज इन नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल के बराबर होगा। अगर डिफरेंशियल फॉर्म में इसको लिखे तो क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डी यू, डी यू। और डी डब्ल्यू क्या होता है, एफ डॉट डी एस हाँ सर। इज इक्वल टू माइनस डी यू। हम 1D की बात कर रहे हैं तो डी एस की जगह पे मेरा क्या आ जाएगा, ओनली एक्स, और फोर्स होगा ओनली यस सर। एक्स कंपोनेंट है केवल इसके पास, तो एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू। यस सर। एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस डी यू बाई डी एक्स। क्या निकल रहा है हमको, फोर्स जो है वो किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन मालूम हो, उसको अगर हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और उसका नेगेटिव लेंगे तो वो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा होगा। एक लाइन आप कॉपी कर लो, द फोर्स इज
नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। यहां से हम लिख सकते हैं द फोर्स इज नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। फंक्शन मीन्स रिलेशनशिप आपको दिया रहेगा, जैसे स्प्रिंग का अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। हाँ सर। एक्स के फंक्शन में है पोटेंशियल एनर्जी, अगर उसको आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको फोर्स बताएगा। तो फोर्स। तो उसका Yes, sir. एक एग्जांपल देख लेते हैं और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे अभी आपको। तो ये पोर्शन क्लियर है कि फोर्स इज अ नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी मालूम है, डिफरेंशिएट करो, उसका नेगेटिव पुट करो, वो फोर्स लग रहा होगा उस ऑब्जेक्ट पे। अब इसका देखते हैं ग्राफिकली, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्प्रिंग का केस लेंगे। सर इसमें जो नेगेटिव है वो क्या बताता है, मतलब फोर्स जब निकाल रहे हैं तो नेगेटिव फोर्स का क्या हमको सिग्निफाई करता है? फोर्स का हमको डायरेक्शन बताएगा। हम लोग अभी 1D में डिस्कस कर रहे थे, अगर राइट साइड हम पॉजिटिव आई कैप लेंगे तो अगर नेगेटिव आएगा इसका मतलब माइनस आई कैप डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। हाँ सर। अभी देखते हैं, उसको क्लियर हो जाएगा। तो ग्राफिकली अगर इसको देखें एफ एक्स को, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो फोर्स इज नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी एक्स को क्या बोलेंगे, किसी भी फंक्शन को डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोलते थे हम लोग, अगर डी वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता था, स्लोप ऑफ स्लोप एट हाँ कर्व। सर। सिमिलरली डी यू बाई डी एक्स क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन ऑन द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। यानी पोटेंशियल एनर्जी का जो कर्व होगा उस पर किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका जो स्लोप होगा वो होगा डी यू बाई डी एक्स। तो आप एक लाइन कॉपी कर लो। ग्राफिकली द फोर्स इज negative of the slope of the line tangent to the potential energy curve। यानी हम बोल रहे हैं डी यू बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्लोप ऑफ लाइन टेंजेंट टू पोटेंशियल एनर्जी कर्व। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए तो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट आप पुट कर दोगे तो आप उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। उसका नेगेटिव ले लेंगे तो फोर्स बताएंगे। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम का मालूम है हमको, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारा यू के बराबर है। हम निकालते हैं डी यू बाई डी एक्स, ये हो जाएगा हाफ के ट्वाइस एक्स। हाँ ये सर। दोनों कैंसिल कर देंगे, 2 हो जाएगा के इंटू एक्स। इस इक्वेशन से हमको फोर्स पता चलेगा। तो फोर्स एफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी एक्स, और डी यू बाई डी एक्स है के एक्स, क्या होगा माइनस के इंटू एक्स। क्या शो कर रहे हैं, अगर हमारे पास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है इसको आपने x डिस्प्लेस्ड किया है, x आपने इसको डिस्प्लेस किया तो एनर्जी उसके पास हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर। अब फोर्स जो लगेगा ये नेगेटिव ऑफ के एक्स, के तो कांस्टेंट है, x यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट,
तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा उसका उल्टा, अगर आपने डिस्प्लेस किया राइट साइड तो फोर्स किधर लग रहा है इसके ऊपर, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। अगर आपने इसको कंप्रेस किया है, एक्स डिस्टेंस से आपने कंप्रेस किया तो आपने किधर मूव किया है, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड, तो फोर्स किधर लगेगा, राइट साइड। तो राइट। ये प्लस हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये सिग्निफाई करता है कि उस इंस्टेंट पे उसका फोर्स का डायरेक्शन जो है नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है और मैग्नीट्यूड है माइनस के एक्स। अब जरा इसको प्लॉट करते हैं, ये जो हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी है इसको जरा प्लॉट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर ब्लॉक एंड स्प्रिंग सिस्टम, हमको मालूम है U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर इसको हम प्लॉट करते हैं बिटवीन U पोटेंशियल एनर्जी y एक्सिस पे लेते हैं और x एक्सिस पे लेते हैं x का वैल्यू यानी डिस्प्लेसमेंट, इसको अगर प्लॉट करेंगे तो x इज इक्वल टू 0, U इज इक्वल टू 0। ये पैराबोला का इक्वेशन है, बहुत बड़ा ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और ये नो सिमेट्रिकल होगा, सर। x प्लस हो माइनस हो, ये सिमेट्रिकल होगा अबाउट y एक्सिस। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन का ग्राफ हो गया और ये इसका ओरिजिन है 0 पॉइंट। तो अगर x इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमको 0 मिलेगा। 0। यहाँ पे एक एक करके डिफाइन करता हूँ, एट x इज इक्वल टू 0 यानी एट द बॉटम ऑफ द कर्व। स्लोप यहाँ पे क्या होगा, ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस 0। 0 होगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, माइनस डी यू बाई डी एक्स। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप एट x इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा, और टेन हाँ थीटा हमारा सर। क्या है 0, ये टोटल क्या हो जाएगा 0। यानी उस स्प्रिंग के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। और हमको पता है कि नेचुरल लेंथ पे एक्स उसका 0 है, कोई एक्सटेंशन नहीं है, कोई कंप्रेशन नहीं है, तो उस पर कोई स्प्रिंग फोर्स भी नहीं लग रहा है, 0 फोर्स लग रहा है स्प्रिंग फोर्स। एट एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, यानी हम राइट साइड की बात करेंगे। कोई पॉइंट लेते हैं, इस पे स्लोप होगा, ये एंगल कितना है, एक्यूट एंगल है, तो टेन थीटा हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। टेन थीटा इज ग्रेटर देन 0, टेन थीटा इज ग्रेटर देन 0। एफ एक्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स क्या है, टेन थीटा है जो पॉजिटिव है, तो फाइनली एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। स्लोप पॉजिटिव है, उसका नेगेटिव लेना है हमको, तो फोर्स हमको आ गया नेगेटिव। नेगेटिव का इंडिकेट कर रहा है फोर्स जो इसके ऊपर लगेगा, अगर आपने एक्स आई कैप के डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है तो फोर्स लगेगा नेगेटिव, मीन्स माइनस आई कैप के डायरेक्शन में लगेगा। तो नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट्स स्प्रिंग फोर्स इज इन माइनस आई कैप डायरेक्शन। ठीक है, हाँ सर। ओके। अब थर्ड केस, एट एक्स इज लेस देन 0, यानी हम साइड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, दिस विल बी स्लोप, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ साथ एंगल बना रहा है और ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो टेन थीटा, स्लोप इज टेन थीटा एंड टेन थीटा इज लेस देन 0। एफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी यू बाई डी एक्स, दिस विल बी पॉजिटिव। यानी फोर्स किधर लगेगा, फोर्स लग रहा है स्प्रिंग फोर्स इन पॉजिटिव आई कैप डायरेक्शन।
अगर आप उसको कंप्रेस करोगे स्प्रिंग को तो फोर्स लगेगा राइट साइड डायरेक्शन में, पॉजिटिव आई कैप डायरेक्शन। जैसे एक इंस्टेंट मैंने लिया, जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी उसका क्या होता है, 0। ये मान लो हमारे पास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है कि स्प्रिंग कांस्टेंट है। आपने इसको क्या किया, x डिस्टेंस तक एक्सटेंड किया, स्ट्रेच किया, एक्सटेंशन किया x, इसको छोड़ दिया। एट दिस पॉइंट से ये मेरा कोई पॉइंट था, ये मैक्सिमम मैंने उसमें एक्सटेंशन क्रिएट किया है से x। इसके पास कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो कितने के बराबर है, हाँ सर। हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर है। आपने इसको रिलीज किया, वापस आएगा नेचुरल लेंथ पे, फिर ये लेफ्ट साइड इसको कंप्रेस करना शुरू करेगा और मैक्सिमम कंप्रेस करके फिर ये रेस्ट में आ जाएगा। यानी ये जो लाइन ड्रॉ होगा अपोजिट साइड, ये यहाँ तक पहुंचेगा क्योंकि एनर्जी कंजर्व है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे इसके पास हाँ टोटल सर। पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी है और फिर यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि रेस्ट में आ गया। यहाँ पे भी इसका u 0 है, स्पीड 0 है, यहाँ v 0 है और यहाँ पे v मैक्सिमम है। यानी ये जो लाइन है, दिस इज द टोटल एनर्जी शो कर रहा है ऑफ द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। एट दिस इंस्टेंट अगर मैं कोई पॉइंट P कंसिडर करें इन बिटवीन 0 एंड मैक्सिमम, तो यहाँ पे इसके पास ये वैल्यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है, ये आपको दे रहा है पोटेंशियल एनर्जी एट T, और रिमेनिंग एनर्जी क्या होगा उसके पास, काइनेटिक एनर्जी एट T। तो ये दोनों का हाँ सम सर। टोटल एनर्जी के बराबर होगा। क्लियर है? यस सर। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन आपको दिया है, फोर्स निकालना है, वन डायमेंशन की बात हो रही है, तो आप उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो, नेगेटिव साइन पुट करो, ये आपको फोर्स देगा विथ साइन के साथ। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हम लोग डेली लाइफ पे यूज करते हैं वो है रोलर कोस्टर राइड। कभी गई उसके ऊपर? यस सर। उसमें कोई भी सेल्फ प्रोपेल्ड बॉडी नहीं होता है, उसमें क्या है, एक स्ट्रक्चर्स होता है जिसके ऊपर आपका ट्रॉली जो है मूव करता है, व्हील लगा हुआ है, ट्रैक बना हुआ है, उसके ऊपर वो चलता है, ना उसमें कोई इंजन लगा है ना कुछ लगा है। तो वहां पे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी के कॉन्सेप्ट। उसका प्रिंसिपल, ये उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है। आप पहले ऊपर से स्लाइड करना स्टार्ट करते हो, रेस्ट से फिर नीचे की तरफ आते हो, एनर्जी बढ़ती जाती है, बॉटम में आओगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, और फिर आप ऊपर की तरफ जाओगे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू होगा, काइनेटिक मैक्सिमम। एनर्जी कम होगा, और ये उसमें चलता रहता है। हाँ सर। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोगों ने डील कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ चुके हैं पहले न्यूटन्स लॉ पोर्शन के चैप्टर में कि नेट फोर्स इज इक्वल टू, अगर 0 है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इज इन इक्विलिब्रियम। यस सर। अब एक 3 तरह का इक्विलिब्रियम है, उसको डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, तो फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर अ पार्टिकल टू बी इन इक्विलिब्रियम, उसके ऊपर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। इज इक्वल्स टू 0। ये हम लोग देख चुके हैं पहले। अब है नेचर इसका डिसाइड करना। इक्विलिब्रियम तो समझ में आ गया, टोटल फोर्स 0 होगा तो वो इक्विलिब्रियम में है।
पर इक्विलिब्रियम जो है 3 कैटेगरीज है। 3 पहला डिस्कस करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल। से कोई ऑब्जेक्ट x इज इक्वल टू 0 अगर पोजीशन है, ये इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम है। अगर इसको डिस्टर्ब कर दें, यानी x को मैं इंक्रीज कर देता हूँ x प्लस डी एक्स, या डेल्टा एक्स आपने चेंज कर दिया राइट साइड या लेफ्ट साइड, किसी भी इस पोजीशन से उसको लेफ्ट या राइट अगर आप डिस्टर्ब करके छोड़ दो, और अगर वो वापस अपने पोजीशन पे आ जाता है, यानी x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे वापस आ जाता है, उस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ सर। तो आप एक लाइन कॉपी कर लो। इफ अ पार्टिकल रिटर्न्स towards its equilibrium position when displaced slightly, is said to be in stable equilibrium. एग्जाम्पल देता हूँ, मानो ये हमारा कर्व है। सर तो जो ऑब्जेक्ट है वो कोई भी मतलब पाथ फॉलो करके अपने वापस सेम पोजीशन पे आएगा तो हम लोग उसको स्टेबल बोल देंगे। हाँ बिल्कुल, उसको आप कंडीशन है कि अपना जो x इज इक्वल टू एक्स नॉट पोजिशन पे वो स्टेबल था, सॉरी इक्विलिब्रियम में था, तो वापस उसी पोजीशन पे आ जाना चाहिए। तो इसका एक सिंपल सा पहले एग्जांपल लेते हैं। ये मान लो इसका कर्व है कोई ये स्ट्रक्चर, और इस पे कोई ब्लॉक है, इसे बॉटम पे ये रेस्ट में रहेगा, यहाँ पे छोड़ देंगे तो यहाँ पे रुका रहेगा ये। यस सर। अब इसको अगर आप डिस्प्लेस करते हो, से मैंने उसको इस पोजीशन पे लाके छोड़ दिया, क्या होगा? ये नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद अपने ओरिजिनल इनिशियल पोजीशन पे आके रुक जाएगा। हाँ सर। ये जो बॉटम पोजीशन है जहां पर वो इक्विलिब्रियम में था, उस पे क्या होना चाहिए? नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 होगा इक्विलिब्रियम की वजह से। और ये एफ एक्स अगर हम 1d की बात करें तो ये होता है माइनस डी यू बाय डी एक्स। नेट फोर्स यहाँ पे 0 होगा। और इस पॉइंट पे इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना होगा? मिनिमम, क्योंकि इसके पास आप लेफ्ट करो या राइट करो, इसकी हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। हाँ सर। इस लेवल पे इसके पास जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो कितना होगा? मिनिमम होगा। मिनिमम होगा, नॉट 0। अगर हम डाटा मान लेंगे तब रेफरेंस अगर हम इसको नहीं मान लेंगे, ये मान लो अर्थ यहाँ पे, तो इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। हाँ ठीक है, सर। लेकिन ये बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये मिनिमम होगा। हाँ सर। तो इसे मैंने लिखा है कि जो बॉटम मोस्ट पोजीशन है इसके पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, उसके पास वो जो भी हो, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू तो निकाल नहीं सकते। यस सर। अब कंडीशन क्या है सर लेकिन जो आप, हाँ बोलो सर इक्वेशन जो आप लिखे हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, हाँ, तो सर उसमें माइनस डी यू इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ये क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ u इज 0, मतलब u क्या होगा? कांस्टेंट होगा। किसी भी कांस्टेंट को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 होता है, u कांस्टेंट होगा। कितना होगा ये नहीं बता सकते, लेकिन ये बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे ये मिनिमम होगा, क्योंकि इसके बाद इसकी हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा हाइट के साथ। यस सर। तो हम ये इस इक्वेशन से ही बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, 0 नहीं बोल सकते, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो हमने ये कहा, ये जरूर बता सकते हैं कि यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। कोई भी चीजें तभी स्टेबल होती हैं
जब उसके पास मिनिमम एनर्जी होता है, वो उसका स्टेबल पोजीशन होता है, और वो हमेशा चाहता है कि अपने मिनिमम एनर्जी लेवल में रहे, क्योंकि वो उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। अब मुझे इसके नेचर के बारे में थोड़ा स्टडी करना। इस ब्लॉक को आपने से ए पॉइंट से बी डिस्टर्ब किया, बी तक आपने डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, तो स्लोप पे अगर स्टडी करो आप, ये क्या चीज है, ये तो स्लोप है ऑन पोटेंशियल एनर्जी कर्व। तो यहाँ पे इसका स्लोप क्या था, 0। हाँ सर। इसके बाद स्लोप हो गया पॉजिटिव, और इसके लेफ्ट साइड अगर इसको डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे नेगेटिव। तो स्लोप था नेगेटिव। तो नेगेटिव 0 पॉजिटिव, स्लोप का नेचर क्या है, इंक्रीजिंग है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव होगा। यानी अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें, डी एफ एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी यू बाई डी एक्स स्क्वायर। ये एक्चुअली में मीनिंग में क्या आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, क्योंकि डी यू बाई डी एक्स स्लोप है, उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू हाँ एक्स, सर। ये क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव हमारा स्लोप आए, ध्यान देना थोड़ा, इसका ये नेगेटिव है, तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स क्या होगा, लेस देन 0। स्लोप का रेट पॉजिटिव है, डी टी यू डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा स्लोप है, रेट ऑफ स्लोप नॉट स्लोप, रेट ऑफ स्लोप ये हमारा पॉजिटिव आएगा क्योंकि इंक्रीजिंग है। उसका नेगेटिव मुझे चाहिए, ये होगा डी एफ एक्स बाई डी एक्स, ये क्या होगा, लेस देन 0। हाँ सर। तो जब ये कंडीशन आपको मिल जाए, इसका मतलब ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में। मैथमेटिकली अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, कर्व फंक्शन दिया हुआ है, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स निकल जाएगा, उसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे डी एफ एक्स बाई डी एक्स मिलेगा। और अगर इसका वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे अगर लेस देन 0 आता है, इसका मतलब एट एक्स इज इक्वल टू 0 दैट ऑब्जेक्ट इज एट स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसको आप लिख लो कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। सर लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है, लेस देन 0 है बट पॉजिटिव है। एक मिनट, क्या बोल रहे हो, सर ये थोड़ा अजीब लग रहा है कि लेस देन 0 है बट पॉजिटिव है। ये बिल्कुल मैक्सिमम मिनिमम जैसा है। मैक्सिमम मिनिमम लोग क्या निकाले थे, उसको हाँ देखो सर, उसमें भी कोरिलेट, था। उसमें भी सेम लॉजिक है, क्योंकि हमें स्लोप का नेचर देख के ही पता चल सकता है कि ए पॉइंट क्या है। स्लोप का नेचर मुझे पता चल रहा है कि पहले नेगेटिव था, 0 हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, मतलब ये जो पैरामीटर जो फिजिकल क्वांटिटी है स्लोप, ये एक्स के साथ इंक्रीजिंग है। ये तभी इंक्रीजिंग होगा जब ए आपका बॉटम मोस्ट पे हो, इसके लेफ्ट साइड नेगेटिव है, राइट साइड पॉजिटिव है, यानी ये इसका लोएस्ट पॉइंट होगा कर्व पे। इस तरह का कर्व होना चाहिए, तब x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में रहेगा। मैथमेटिकली ये कंडीशन है, कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आपको फंक्शन का मान लो इक्वेशन आगे हम देंगे क्वेश्चन में, अब पूछेंगे फाइंड द पोजीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो हम क्या करेंगे, पहले u को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर उसका डबल डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर उसको उस कोऑर्डिनेट को डाल के देखेंगे क्या वो लेस देन 0 आता है। अगर आ गया, इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 0 ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। हाँ सर। अभी अगला कंडीशन देखेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, फिर आपको और समझ में आएगा। अनस्टेबल सेकेंड केस है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें डिफिनेशन आप कॉपी कर लो। इफ ऑन स्लाइट डिस्प्लेसमेंट, if on slight displacement from equilibrium position, the body tends to go away
the body tends to go away and does not come back. उस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी किसी पोजीशन पे वो है, इक्विलिब्रियम में है, सबसे पहला तो इक्विलिब्रियम में है, यानी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0। हाँ सर। और वन डायमेंशन है तो fx इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, यहाँ भी सेम होगा और ये 0 के बराबर होगा, तभी इक्विलिब्रियम में होगा। यस सर। लेकिन अगर उसको उस पोजीशन से हम डिस्टर्ब कर दें और वो वहां से दूर जाए, वापस ना आए अपने इनिशियल पोजीशन पे, तो इस इक्विलिब्रियम को बोलेंगे कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। डायग्राम से देखो जरा इसको, अगर कर्व कुछ ऐसा हो, ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में रहेगा, छोड़ देंगे तो। लेकिन अगर इस बॉल को थोड़ा हम स्लाइटली डिस्टर्ब कर दें तो ये क्या होगा? फॉल ऑफ कर जाएगा, यहाँ से वापस नहीं आएगा अपनी जगह। यस या लेफ्ट साइड में कर दें तो फिर ये वापस नहीं आ सकता। अब जरा नेचर ऑफ स्लोप को स्टडी करो। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि एक्यूट एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस थीटा 1। यहाँ हाँ पे स्लोप है 0 और यहाँ पे स्लोप हो गया ऑब्ट्यूज एंगल नेगेटिव थीटा 2। यानी स्लोप का क्या नेचर है? ये डिक्रीजिंग इन नेचर है। रेट ऑफ स्लोप क्या डिक्रीजिंग है। तो कंडीशन हमको क्या निकल के आएगा? अगर इसको हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को, यानी हम स्लोप को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारा क्या है? लेस देन 0 है, डिक्रीजिंग इन नेचर है। और इस इक्वेशन में अगर वैल्यू को पुट करें, इसको डिफरेंशिएट करके फोर्स वाले को, तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। ये चूंकि नेगेटिव है तो ये हमारा पॉजिटिव है। तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स क्या होगा? शुड बी ग्रेटर देन 0। और आपको ध्यान में रखना है कॉन्सेप्ट क्या लगा रहे हैं हम लोग? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, लेकिन जैसे ही आपने उसको स्लाइड चेंज डिस्प्लेस किया, ये वापस अपनी जगह पे नहीं आएगा। अब नेचर ऑफ स्लोप क्या है? अगर लेफ्ट साइड करेंगे तो स्लोप है नेगेटिव 0, सॉरी स्लोप है पॉजिटिव 0 एंड फिर नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव 0 एंड नेगेटिव, यानी स्लोप डिक्रीजिंग इन नेचर है। यानी स्लोप को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमको लेस देन 0 मिलेगा। और फोर्स क्या है इसका? नेगेटिव है, तो ये क्या होगा? ग्रेटर देन 0। अगर ये कंडीशन अगर मिलता है तो क्या हो जाएगा? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन आपको मिल जाएगा। हाँ सर। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तो सर यहाँ पे यू मैक्स होगा ना? यस, यहाँ पे यू मैक्सिमम है क्योंकि इसके नीचे तो हाइट कमी होगी इसकी। वहाँ पे यू मिनिमम था और यहाँ पे यू मैक्स वैल्यू होगा, मैक्सिमम। अब है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम के लिए। यस सर। सर हम लोग जब भी कंडीशन चेक करेंगे तो उसमें माइनस रहेगा, मतलब माइनस डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर। नहीं, वो तो मुझे अप्लाई करना है, फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। रिलेशन है बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। हाँ सर, तो आप बोले ना कि क्वेश्चन में रहेगा तो हम चेक करेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्वेश्चन में हमको यू दिया रहेगा। हाँ सर। यू दिया रहेगा हाँ सर, एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, और मुझसे पूछेगा फाइंड द लोकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम पे आप कमेंट करें। तो सर वही पूछ रहे, तो उस केस में माइनस डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे ना यूज। हाँ, पहले उसको डिफरेंशिएट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। हाँ सर। तो वो हमें क्या देगा? फोर्स देगा। फोर्स क्या होगा? Yes, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, और डी एक्स जो भी दिया रहेगा।
फॉर इक्विलिब्रियम के लिए उसको 0 होना चाहिए टोटल फोर्स उसके ऊपर, वहां से हमको हाँ एक एक इक्वेशन मिलेगा, और फिर उसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और नेचर चेक करेंगे कि कौन सा इक्विलिब्रियम है। क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आपको आएगा, इसके बाद क्वेश्चन करने वाले हैं हम, तो बिल्कुल हाँ क्लियर हो सर। जाएगा ऐसे अप्लाई करेंगे। तो थर्ड है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का आप डेफिनेशन कॉपी कर लो। An equilibrium is said to be an equilibrium is said to be neutral. An equilibrium is said to be neutral if on slight displacement from equilibrium position, if on slight displacement from equilibrium position, body tends to remain at equilibrium. Semicolon, does not come back or go away. इसका जरा एग्जाम्पल देखो। अगर ये प्लेन सरफेस है, इस पे आपने एक बॉल लिया है, से एक्स एक्सिस के अलाउंग, अब इसको आप इस पोजीशन से डिस्प्लेस कर तो वापस तो नहीं आएगा, ये रोल करके कहीं जाएगा, फिर रुक जाएगा उसी पोजीशन पे। लेफ्ट साइड में अगर हम डालेंगे तो भी वही होगा, क्योंकि एक ही लेवल पे है, तो अपने पोजीशन पे वापस नहीं आएगा, किसी पोजीशन पे जाके रुकेगा, और क्योंकि लेवल पे है तो पोटेंशियल एनर्जी उसका ऑलवेज कांस्टेंट है। तो इस पे नेट फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम के लिए सेम कंडीशन, नेट फोर्स वुड बी इक्वल टू 0 और Fx इज इक्वल टू क्या है, माइनस du/dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलता है u इज इक्वल टू कांस्टेंट। और वो किसी भी सर पोजीशन तो में जाए, इस केस में भी ऑब्जेक्ट वापस अपने पोजीशन पे नहीं आएगा इनिशियल नहीं पे? इसमें कभी नहीं आएगा, क्योंकि कोई रिस्टोरिंग फोर्स तो नहीं है। सर ये तो सर ऐसा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में भी होता है। अनस्टेबल में होता है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर जाता है। जैसे टॉप पे आप थे, आपने जैसे यहाँ से उसको धक्का दिया, ये वापस चला गया, पोटेंशियल एनर्जी उसका चेंज हो जाएगा, पर यहाँ पे एक ही लेवल पे रहेगा वो, तो पोटेंशियल एनर्जी उसका हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ सर। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था, फिर उससे कम होगा। तो इस तरह के केस को बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, कहीं पर भी हो पोटेंशियल एनर्जी सेम, यानी Fx इज इक्वल टू माइनस du/dx इज इक्वल टू 0। यानी स्लोप का क्या, आप देखो स्लोप के बारे में स्टडी करो, स्लोप यहाँ भी 0 है, बाद में भी 0 ही रहेगा। यानी कंडीशन मुझे क्या मिला, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप यहाँ पे 0 है, यानी कंडीशन आपको मिल रहा है dtu/dx² इज इक्वल टू 0, यानी dfx/dx मेरा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। तो हाँ सर। स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपको क्या मिला था, dfx/dx इज लेस देन 0। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में dfx/dx इज ग्रेटर देन 0, और इन केस ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम dfx/dx इज इक्वल टू 0। हाँ सर। ये तीनों आपको कंडीशन मालूम हो गया। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, केवल एक डिफरेंशिएशन की बात है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी उसको आप कर पाओगे। जैसे क्वेश्चन आपको मैं भी देता हूँ, ये क्वेश्चन एक्चुअली यूरोप का है। क्वेश्चन आप कॉपी करो। यू हमको दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन
a by r square minus b by r. R is distance from origin. R is distance from origin. Find location of equilibrium. Find the equation of equilibrium and comment on nature of equilibrium. Given है A and B both are positive. कांस्टेंट है, पॉजिटिव है. तो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन आपको दिया हुआ है, U इज इक्वल टू A बाय आर स्क्वायर माइनस B बाय आर. आर दिया हुआ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है. फाइंड द लोकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम. पहले तो पोजीशन निकालना है जिस पॉइंट पे यानी R का वैल्यू चाहिए जब उसका वो इक्विलिब्रियम पे होगा, और फिर इक्विलिब्रियम पे है तो किस तरह का इक्विलिब्रियम है वो ही बताना. तो हमारे पास कॉन्सेप्ट मालूम है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा, इसका मतलब है उसके ऊपर नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू 0. हाँ सर. और फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स. तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? du बाई डी एक्स. तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को. तो मेरा पहला काम है u इज इक्वल टू a बाय आर स्क्वायर माइनस b बाय आर. इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dr. ये क्या हो जाएगा? a बाय 1 बाय आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? माइनस 2 बाय आर क्यूब. n x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस 1. n x to the power n minus 1. तो माइनस 2 एंड r टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 तो हो जाएगा 1 बाय आर क्यूब. एंड माइनस ये हो जाएगा b, ये भी हो जाएगा माइनस 1 बाय आर स्क्वायर. हाँ सर. तो ये हमको डी बाय डी आर मिल गया. तो फोर्स क्या होता है? माइनस डी बाय डी आर. तो इसका माइनस, तो ये हो गया माइनस ट्वाइस ऑफ ए आर क्यूब प्लस बी बाय आर स्क्वायर. फॉर इक्विलिब्रियम दिस शुड बी इक्वल टू 0. तो यहाँ से देखो हम कैंसिल कर सकते हैं आर स्क्वायर को. आर क्यूब से आर बचेगा. तो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू 2a बाय आर इज इक्वल टू b. आर का वैल्यू हो जाएगा 2a बाई b. ये कौन सा पोजीशन मिला? जब फोर्स उसके ऊपर 0 है, यानी ये इक्विलिब्रियम है. हाँ सर. r इज इक्वल टू 2a बाई b. जो वैल्यू आपको फ्रॉम द ओरिजिन है गिवन है, r इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. ये डिस्टेंस पे वो इक्विलिब्रियम में होगा. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका हो गया. लोकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज r इज इक्वल टू 2a बाई b. अब सेकेंड पार्ट है कॉमेंट ऑन द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम. नेचर हमको कौन बताता है? जो कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मैंने निकाला था, dfx बाय dx. हाँ तो यहाँ पे मुझे अब f को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू r. यहाँ पे करता हूँ मैं. मुझे निकालना है df बाई dr. f को मालूम था. f का वैल्यू यहाँ पे हमको इसका डिफरेंशिएशन चाहिए. तो ये हो जाएगा माइनस को अंदर ले लेते हैं. तो दिस विल बी पॉजिटिव 2a बाय आर क्यूब
और ये हो जाएगा माइनस नेगेटिव बी बाय आर माइनस स्क्वायर। बी बाई आर स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी आर। तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस 3 डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 4 माइनस b माइनस 2 डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 3। ये का डिफरेंशिएशन होगा। हाँ सर। अब मुझे क्या करना है, इसका नेचर चेक करना है। आपने df बाई डी आर निकाल लिया। अब देखेंगे ये पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है या जीरो आता है। तीन ऑप्शन है हमारे पास इसके कंडीशन को जानने के लिए। हमें आर का वैल्यू इसमें पुट करना पड़ेगा। आर का वैल्यू इसमें Yes, पुट कर देते हैं। तो डी एफ बाई डी आर एट आर इज इक्वल टू 2a बाई बी। यहाँ पे वैल्यू डालेंगे -6a, आर टू द पावर 4 है तो ये हो जाएगा 4, 16 a टू द पावर 4 b टू द पावर 4। हमने डायरेक्ट वैल्यू डाल दिया है। प्लस 2b आर क्यूब है, ये हो जाएगा 4 to 8 a क्यूब एंड b टू द पावर 3। ठीक है, तो यहाँ b टू द पावर 4 है, b टू द पावर 4 है, यहाँ a से a कैंसिल कर देंगे तो a टू द पावर ये क्यूब हो जाएगा। तो क्या बचेगा -6 b टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 16 a टू द पावर 3 प्लस 2 b टू द पावर 4। सर थोड़ा सा नीचे नहीं दिख रहा है। ओके, दिख रहा है? हाँ सर। ये हो जाएगा a क्यूब। अब ये वैल्यू देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव आ रहा है। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे, ये पता चल जाएगा। डी एफ बाई डी आर, सर नेगेटिव आएगा। हाँ ये वैल्यू नेगेटिव ही आएगा क्योंकि माइनस बड़ा है वहाँ। लेस देन जीरो आ गया, इसका मतलब किस तरह का इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल। तो हमने इसके नेचर के बारे में बता दिया कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो आज के पढ़ने का ये फायदा है कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग टैकल कर पाएंगे। यस सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग को पढ़ना है 3D के केस में क्या होगा। अभी तक हम लोग केवल 1D के बारे में डिस्कस किया, केवल x के अलोंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अगर x, y एंड z, i, j एंड k कैप होगा तो यहाँ पे अगर हमको एनर्जी फंक्शन दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, और फोर्सेस निकालने हैं अलोंग i, j एंड k, तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव का हम लोग यूज करना पड़ेगा। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, छोटा सा टॉपिक है। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कोई भी अगर फोर्स हमको दिया हुआ है तो वो फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, इसको कैसे फाइंड आउट करें। नेचर सर वो पता करना, डेल एक्स बाय डेल करते हैं। हाँ उसको इस्तेमाल करेंगे। फिर ये तुम्हारा खत्म होगा, फिर हम लोग मूव करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे आ जाएंगे वापस। तो वर्क एनर्जी का सर लास्ट क्लास, कोलिजन। कोलिजन तो सेंटर ऑफ मास में आएगा, वो सेंटर ऑफ मास में पड़ता है। ओके सर। मेरा थोड़ा, सर एक क्वेश्चन भेजिए हुआ। कब कब भेजे थे? सर अभी जस्ट भेजे थे, मतलब ओके 1 घंटा पहले। ओके ठीक है। अभी हमको समय का क्लास लेने दो, ऑलरेडी हम लेट हो गए, 20 मिनट 25 मिनट लेट हो गए। ओके सर। ठीक है, चलो फिर बाय। बाय सर। कल क्लास लीजिए, जरूरी है आज क्लास भाई बोला हुआ है पहले हाँ से। तो फिर 9 बजे ले लीजिए। अब ऐसे थोड़ा बात हाँ तो लगा। वो पूछेंगे नहीं कि तुम से बात हुई एक बार, वो करेंगे। हम बोल रहे हैं पर मेरा मैं ठीक है, आपको दे दो बात हम करके। अभी बस अभी स्पीकर पे नहीं रखते, हम पता प्रदान करेंगे, उसके बाद करेंगे। और सरदार रूपम, रात में भी बात होती थी मेरी और ऊपर की, फिर सुबह जो बात करती थी तभी करते थे। बहुत बड़ी हो गई है ना, बहुत बड़ी हो गई।
अच्छी बात है। जी प्रणाम पापा। हेलो